नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। राहुल गांधी राहुल गांधी लगातार चर्चाओं में हैं। पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा में थे और अब कैम्ब्रिज में जाकर चर्चा में हैं। कैम्ब्रिज में एक लेक्चर देने गए थे राहुल गांधी। वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही और ये ऐसी बातें हैं जो देश की बदनामी का कारण बनती हैं। हालांकि राहुल गांधी को सभी जानते हैं, उनको कोई इस तरह से इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं उन्होंने वहां क्या कहा। मीडिया और मीडिया पर जुडिशियरी का कब्जा है, ठीक है। दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। कोई आलोचना करता है, यानी कोई सरकार का क्रिटिसिज्म करता है तो आ, उसको उसको गाली दी जाती है। और जब भी मैं कश्मीर गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे वहां रोकने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मतलब कैम्ब्रिज में खड़े होकर भारत को टारगेट कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हम बड़ा दबाव महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मुझे एक इंटेलिजेंस के अधिकारी ने कहा कि आपका मोबाइल टैप हो रहा है, कृपया संभल कर बात करें। अब वो कौन इंटेलिजेंस ऑफिसर था? और एक बात उन्होंने और कही कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में सद्भावना को बढ़ावा देती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सर, आपका स्वागत है। आप जानते हैं एनके सूद साहब को, जो कि हमारे साथ मौजूद जी, है, नमस्कार। एक्स रॉ ऑफिसर। सर, आप तो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी ने तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक इंटेलिजेंस के अफसर ने बताया है कि मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, पेगासस की पहले कंट्रोवर्सी चली थी कि इससे फोन टैप होते हैं, सब कुछ होता है। इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। पेगासस के अंदर कोई इजराइल अपना कुछ काम किया करता था इसके ऊपर। अब देखिए, राहुल गांधी, पहले बात मैं आपको बता दूं बात, अगर आप कोई भी बात मोबाइल पे करते हैं उसमें कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती। वो फोन इजीली ट्रैक किया जा सकता है, उसमें क्या बात हो रही है वो भी पता चल जाती है, क्योंकि मोबाइल की सारी बातें ओपन होती हैं। और राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है, कोई इस पे दम नहीं है। राहुल गांधी को Z प्लस सिक्योरिटी दी हुई है और Z प्लस सिक्योरिटी का मतलब है कि उनको कहीं घूमने जाना है या कहीं और जाना है तो उनको अपने साथ बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मैं यहां जा रहा हूं, ताकि गवर्नमेंट उनके बारे में वहां पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर सके। लेकिन राहुल गांधी इस बड़े इररिस्पॉन्सिबल आदमी है कि इसकी कोई परवाह नहीं करते और बगैर सिक्योरिटी के मूव करते हैं। और रियल सेंस में देखा जाए तो राहुल गांधी को कोई डर नहीं है, उनको कोई टारगेट नहीं करता। अब अगर राहुल गांधी कश्मीर में गए, भाई Z प्लस सिक्योरिटी है, आपको वहां मूवमेंट करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लेकिन मुझे दूसरी बात बताइए कि राहुल गांधी जब कश्मीर गए, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो क्या वो कश्मीर गए? कभी नहीं गए, क्योंकि कश्मीर का एटमॉस्फेयर आज बहुत बेटर है। और राहुल गांधी की अगर मूवमेंट कहीं करनी है तो उनको सिक्योरिटी वाले रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। इंडिया में भी उनको रोका जाता है। और अगर बाहर जाए तो उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। वो टारगेट हो जाएंगे तो उसके बाद कहा जाएगा कि राहुल गांधी को पूरी सिक्योरिटी थी, जानबूझ के इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मरवा दिया। तो राहुल गांधी बड़े केयरलेस आदमी हैं, बड़े इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। उनकी स्टेटमेंट से बातें क्लियर हो जाती हैं। जय सर, लेकिन ये बताइए, इनका जो ये चीन के प्रति जो इनका प्रेम है, ये हमदर्दी, चाइना कह रहे हैं कि चीन तो दुनिया में सद्भावना को बढ़ावा देता है, चीन में तो तानाशाही है, वहां तो निरंकुश शासन है, वहां तो इतनी बोलने की आजादी ही नहीं है जितना राहुल गांधी यहां बोल रहे हैं। देखिए, पहले मैं राहुल गांधी की स्टेटमेंट से ना बड़ा खुश हूं, क्योंकि इससे बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की बनाई गई है, जहां पे राहुल गांधी बोलने गए हैं, इसके अंदर जो फंडिंग है वो चीन की तरफ से है। और ओके। राहुल गांधी को पूरी ब्रीफिंग दी गई है इसके बारे में। तभी तो राहुल गांधी वहां पे चीन को प्रेस कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है चीन कैसा है। क्या यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ये सब चीन के बारे में नहीं जानते? चीन कैसी है, कितनी वहां पे आती है, सबको पता है। और राहुल गांधी जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो खुद एक्सपोज हो जाते हैं। मतलब दूसरी बात है कि राहुल गांधी का चीन से बहुत ज्यादा प्रेम है। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी चीन के एजेंट हैं। और ऐसी बातों से क्लियर हो जाता है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे लोगों की हत्या कर दी जाती है, किसी का पता नहीं चलता, उस कंट्री से कोई बाहर नहीं आ सकता, और उसको राहुल गांधी कहते हैं जी बड़े ओपन सोसाइटी है। तो जितने लोग सुन रहे होंगे वो बड़े इंप्रेस हुए होंगे। आप खुद सोच सकते हैं कितने इंप्रेस हुए होंगे। फिर राहुल गांधी वो आदमी थे जो 2008 में चीन गए थे सोनिया गांधी अपनी मां के साथ, और वहां बैठ के उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। और वो एग्रीमेंट वो कहते हैं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से था और इनके बीच में था।
वो कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसकी फोटो सबके सामने आई हुई है। और वहां पे जी जिनपिंग उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी खड़े थे। तो क्या ये पार्टी टू पार्टी कांटेक्ट था? अगर था भी तो आपको गवर्नमेंट को बताना चाहिए। ये एक्चुअली जब मनमोहन सिंह यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे तो सोनिया गांधी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और वहां जाकर के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और एग्रीमेंट क्या है कि टू सेल ऑफ एवरीथिंग टू चाइना, ये एग्रीमेंट होगा और क्या होगा? या उनके वहां पे बड़े इंटरेस्ट होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट की होगी, इसी के ऊपर किया होगा। लेकिन राहुल गांधी को पहले सबको बताना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या था, क्यों गए थे, क्या एग्रीमेंट साइन किया, और ये सारा इसका घपला क्या है। जब डोकलाम हुआ तब भी राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के घर चले गए डिनर करने के लिए, और चुपचाप गए थे। जब बातें खुल गई तो इन्होंने तब भी नहीं बताया। हमारा चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा था, और राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे हैं। क्या सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी जो उनके पास है? क्योंकि देखिए, ये बड़े एक हमारी जो कंट्री की पावरफुल फैमिली है उसको बिलोंग करते हैं, और नेचुरली इनके बहुत से कॉन्टैक्ट्स भी होंगे इस चीज पे, इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका भी होगा। तो इसके बगैर तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर राहुल गांधी हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया को चाइना की पॉलिसी के ऊपर। वहां पे एक गांव था जो जिसपे चाइना डेवलपमेंट कर रहा था, और वो गांव चाइना ने 1962 से पहले एनेक्स कर लिया था, और छुड़वाने की तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। वहां कहा कि ये गांव जो है उस पर डेवलपमेंट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। जब 1962 से पहले उस गांव को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था, और तब आपने तो छुड़वाया नहीं, और इस यहाँ पे गवर्नमेंट इस टाइम पे उसको छुड़वाना नहीं चाहेगी, क्यों अननेसेसरी एक वार करे गांव के पीछे। फिर अक्साई चीन का जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वो किसने दिया चाइना को? वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जब उनसे कहा कि ये एरिया आपने क्यों दिया है, तो कहते हैं यहाँ तो घास भी नहीं उगती। भाई, अगर किसी के सिर में बाल नहीं उगते तो क्या उसकी गर्दन काट लें कि यहाँ पे बाल नहीं उग रहे? तो आपने तो कुछ नहीं किया। आप चाइना को कहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो एक मतलब आप देखिए कि चाइना के अंदर किसी को मार दिया जाए तो वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो मार दिया वो हो गया, कोई ओपननेस नहीं है। फिर जब वर्ल्ड के सामने ऐसी बातें करते हैं तो खुद एक्सपोज होते हैं। इनको एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सर बड़ी अजीब बात है। देखिए सर, ये मैं ही कह रहा हूं, बड़ी अजीब बात है कि सीसीपी जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, और मैं तो साफ कहता हूं कि चाइना की सबसे बड़ी, आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके लिए कहते हैं कि दुनिया में सद्भावना को बढ़ावा देती है। पता नहीं ये किस मतलब कुछ क्या कैसे बोलता है ये आदमी इस तरह से। देखिए, एक बार ये गए थे वहां टेंपल में, चाइना जो चाइना कब्जे में है, नेपाल गए थे। नेपाल में अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के चुपचाप चाइना चले गए, क्योंकि मैंने कहा ना, जिसको भी जेड प्लस सिक्योरिटी होगी उसको अपनी सिक्योरिटी के लोगों को लेके जाना पड़ता है। पूरी सीटें ब्लॉक की जाती हैं एयरक्राफ्ट के अंदर भी, जिसकी पेमेंट गवर्नमेंट करती है। वहां जाके उन्हें सिक्योरिटी के लोगों को वापस भेज दिया। हाँ, ये जरूर है जब फॉरेन कंट्री में जाती है, जो इनके सिक्योरिटी के लोग हैं, कमांडोज है, वो आर्म्स नहीं लेके जाते, लेकिन उनके हाथ पे काफी होते हैं, मतलब प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वहां उनको छोड़ के चाइना चले गए, और चाइना के अंदर जाकर के बीजिंग से इनको मानसरोवर कौन लेके गया? पीएलए। और मानसरोवर में जाके फोटो खिंचवाई लोगों को दिखाने के लिए। अंदर नहीं गए, क्योंकि इनको शर्म आती है पूजा करने की, क्योंकि हिंदू तो है नहीं ना, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, किसी को नहीं पता क्या है, क्या लिखते हैं क्या नहीं है, इनके अंदर में क्या है कोई नहीं जानता। तो जो पीएलए की गोद में बैठ के मानसरोवर चला जाता है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो इंडियन है या वो चाइना का एजेंट है? जी। अच्छा सर, ये सोनिया गांधी के बारे में तो मैं अभी पढ़ रहा था कि वो तो गंगाराम हॉस्पिटल में कल भर्ती हो गई थी और उनका इलाज चल रहा है, और राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण दे रहे हैं। अच्छा, अभी इटली की जो प्रधानमंत्री आई है G20 सम्मेलन में, उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर बताया है। और ये भी इटली के ही रहने वाले हैं। भारत आ गए, अलग बात है, यहाँ नागरिकता ली, यहाँ वो कांग्रेस अध्यक्ष बन गई, अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इटली की एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तारीफ कर रही है, यहाँ की नीतियों की तारीफ कर रही है, और ये कैम्ब्रिज में जाकर भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं। ये क्या माइंडसेट है सर? माइंडसेट क्या है? ऊपर से खाली है। मैं तो ये कहूंगा ना कि ऊपर से खाली है, और क्या कहेंगे इनके बारे में। देखिए, बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेहरू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, बहुत सी कंट्रोवर्सी आई नेहरू के बारे में, लेकिन इंडिया को लीड कर रहे थे बहुत साल तक। इंदिरा गांधी के का तो मुकाबला ही नहीं है। इंदिरा गांधी के अंदर नेशनलिज्म था। राजीव गांधी, बहुत सी गलतियां की राजीव गांधी ने, जैसे श्रीलंका के अंदर इन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भिजवा दी, 3,000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया अपने एडवेंचर की वजह से।
और बाकी बहुत सी गलतियां की, जैसे एलटीटी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो एलटीटी इंदिरा गांधी ने खड़ी की थी। लेकिन राजीव गांधी फिर भी एंटी नेशनल एजेंडा में नहीं पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तो जो टोटल एजेंडा है वो तो एंटी नेशनल लगता है। इनको पता ही नहीं कि बात क्या करनी है। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत परेशान हो गए हैं मोदी से, और परेशान इसलिए हो गए कि मोदी का बहुत ज्यादा विजन है, एजेंडा है, बहुत सारे डेवलपमेंटल का काम हो रहा है, आर्म्स एमुनिशन खरीदे जा रहे हैं, देश के अंदर सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बॉर्डर के ऊपर भी मैकमोहन लाइन में पूरे के पूरा एक हाईवे बन रही है, जो कुछ सोच नहीं सकता था इतने डिफिकल्ट एरिया में कैसे करेंगे। और कश्मीर आज अंडर कंट्रोल आ गया, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। और जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड पीएम मोदी को या इंडिया को प्रेज कर रहा है, इंडिया एक राइजिंग पावर है। आप पाकिस्तान का चैनल सुनो, पाकिस्तान के लोग क्या क्या बातें करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बचा लो, मोदी जी हमें आटा भिजवा दो, चावल भिजवा दो। आज इंडिया के अंदर टमाटर जो है 10 या 20 रुपए किलो है, सेम हाल है प्याज का ब्रिटेन जैसी कंट्री के अंदर। वहां पे टमाटर नहीं है, जहां पे स्टोर फुल रहा करते थे, 2 टमाटर मिलते हैं एक आदमी को, प्याज अवेलेबल नहीं है। वहां पे 200-400 रुपए किलो प्याज हो चुका है, इकोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी है, सत्यानाश हो गया उनकी कंट्री का, बहुत सी कंट्री का सत्यानाश हो गया। इंडिया आज इसी जो वर्ल्ड पूरा एक डिस्ट्रॉय हो रहा है उक्रेन रशिया वॉर की वजह से, लेकिन इंडिया सामने खड़ा है सबके, और इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। ये परेशान इस बातों से है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। पहले चैलेंज करते थे, जो इंडिया प्लेन लिया इंडिया ने जो फ्रांस से रफाल प्लेन, ये वो डील कर नहीं पाए क्योंकि वहां पे कमीशन नहीं मिल रही थी। ये गवर्नमेंट का आज पार्टिसिपेशन है जितनी भी बाहर से डील होती हैं। जो अब आपने बात की जैसे इटालियन प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया इटली के रिलेशंस कुछ खराब थे काफी देर से, उसके कुछ रीजन थे। एक तो अगस्ता वीवीआईपी हेलीकॉप्टर लेने की बात थी, जहां पे करप्शन का इशू आया तो इंडिया ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, पीएम मोदी के टाइम की बात है। फिर कुछ फ्रेंच मेरीन्स ने इंडियन फिशरमैन पे गोली चलाई थी, इंडिया उनसे भी बहुत नाराज था। लेकिन आज जो फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर, जब G20 के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, वो यहाँ पे आ गई, इटली की सदर प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे आ गई, G20 की मीटिंग होनी थी और वो इंडिया से दोबारा ट्रेड करना चाहती है। वो कहते हैं आई एम डिफरेंट देन प्रीवियस गवर्नमेंट। और क्योंकि पीएम मोदी को जैसे उन्होंने प्रेस की कि पीएम मोदी वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप लीडर हैं और हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती हैं क्योंकि वहां की भी इकोनॉमी खराब है। और इंडिया जिस कंट्री के साथ बिजनेस करती है, जैसे इन्होंने यूएस के साथ टाटा की बसेस की डील की तो यूएस बहुत ज्यादा खुश हो गया। उस टाइम पे उनके जो बाइडेन ने इतनी स्टेटमेंट दे दी कि इससे हमारे 10 लाख लोगों को जॉब मिलेंगे। फ्रांस के साथ जो बसेस खरीदने की या एयर बस खरीदने की डील हुई, उससे फ्रांस के अंदर भी कहा गया कि हमको 10 लाख जॉब मिलेंगे और हमारी जो कंपनी है आगे 10-15 साल के लिए आगे बढ़ेगी। और इसका ब्रिटेन के ऊपर बहुत इंपैक्ट हुआ क्योंकि जो उसके इंजन है वो ब्रिटेन प्रोड्यूस करता है। तो वर्ल्ड पीएम मोदी को प्रेस कर रहा है और राहुल गांधी जाकर के उल्टी सीधी बातें करके, आप क्रिटिसाइज करना है किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जो आदमी चाइना को प्रेस करता है तो आप समझ सकते हैं उसका क्या एजेंडा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए हैं जहां कांग्रेस कहीं है ही नहीं और बहुत नुकसान झेल रही है पार्टी। इसके बावजूद राहुल गांधी के इस तरह के स्टेटमेंट खुद पार्टी को ही डैमेज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बात कहूंगा, नॉर्थ ईस्ट टोटली निगलेक्टेड था, चाहे मणिपुर हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो, चाहे बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे असम हो, यहाँ पे रेगुलर बाढ़ आया करती थी। और बहुत सी जगह में मणिपुर के अंदर तो कोई रोड नहीं थे, रेलवे लाइन नहीं थी, वहां पे रेलवे लाइन बन रही है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, वहां पे हाईवेज बन रही हैं और जितना भी नॉर्थ ईस्ट है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट की सीट बहुत कम है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसने वहां पे ध्यान दिया और वहां पे मिलिटेंसी खत्म हो गई क्योंकि वहां पे लोगों के पास जॉब नहीं थे। और पीएम मोदी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, चाहे त्रिपुरा हो चाहे मणिपुर हो, उससे वहां के लोगों को जॉब मिल रहा है और वहां से इंडिया के अंदर या बाकी पार्ट्स में लोग आने कम हो गए। अदरवाइज आप देखिए जगह जगह में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोग आपको छोटे छोटे जॉब करते दिखते थे, आज वो चीज खत्म हो रही है, इंडिया प्रोग्रेस कर रही है और ये जो नॉर्थ ईस्ट है मेन इंडिया से जुड़ता जा रहा है इसी वजह से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये साफ है कि ये राहुल गांधी का डेस्परेशन है, ये उनकी हताशा है, ये बहुत खिसियाए हुए हैं कहीं ना कहीं। और लेकिन राहुल गांधी के ये बयान अगर जितना वो मोदी यानी हमारी सरकार के खिलाफ बोलेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा। ये ट्रेंड भी हमने लगातार देखा है, इसका अभी कोई खास असर हमको नहीं पड़ता दिखता फिलहाल। सर आप हमसे एक और बीच में एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि
राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी उसमें रॉ के एक्स चीफ ए.एस. दुल्लत हाँ, पार्टिसिपेट किए थे। जी जी और जी ये जो इनको जो फीड करते हैं थोड़ी सी बातों पे, ये ए.एस. दुल्लत ही फीड करते होंगे कि आपकी फोन टेप हो रहा है, ये फलाना हो रहा है। देखिए, दुल्लत एक्चुअली आईबी को बिलोंग करते थे। जी जी रॉ में वो 2 साल के लिए आए मैनेज करके, मतलब आप समझिए कि किस तरीके से मैनेज करके रॉ के चीफ बन गए। और इनका जो टेन्योर था टोटल फेलियर था। अगर गिनाएंगे तो एक से एक बात कर दूंगा किस तरीके से इन्होंने इनका टेन्योर में फेलियर हुए थे। फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता। ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को हेल्प करेगा या हेल्प करनी चाहिए। फिर ये कहते हैं चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करने चाहिए। मैंने इसके ऊपर हमने अलग बात की है कि किस तरीके से चाइना के साथ हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, चाइना की कैसे रिलेशन नॉर्मल ला सकते हैं। पीएम मोदी 5 बार चाइना गए थे अपने फर्स्ट टेन्योर के अंदर। और दुल्लत साहब वो हैं जिन्होंने कश्मीर को बहुत साल तक झेला आईबी में रह करके। और ये वो आदमी है जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर आज कश्मीर की बात करें, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती और दूसरी तरफ ए.एस. दुल्लत, मैं सोचता हूँ ये 3 आदमी रिस्पॉन्सिबल थे जो कश्मीर का हाल बना इतने साल तक। और ये दुल्लत वो आदमी है जो कश्मीर में रह के, आईबी में रह के, रॉ में रह के कहते हैं कि जो कश्मीर फाइल्स है प्रोपेगेंडा है। तो आप सोच सकते हैं उनका क्या कैलिबर होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं यही सोच रहा था क्योंकि ए.एस. दुल्लत साहब जो है इनकी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने थे, और जब मैंने ये सुना, ये खबर पड़ी कि किसी खुफिया अधिकारी ने मुझे बताया कि मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं, तो मेरा शक थोड़ा गहरा हो गया। और आपने ये बात बताई है, इसमें काफी दम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस पर डिटेल बात करेंगे। अभी जी के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार सर। जय हिंद। जय हिंद।